बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहसन ख़ान है और मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। बेटा, कल हमने अपना केमिस्ट्री का पेज नंबर 5 पे एक टॉपिक एलिमेंट डिस्कस किया था और उसके बाद पेज नंबर 6 पे मैंने कुछ आपको रूल्स पढ़ाए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 रूल्स पढ़ाए थे और उस पर एक एग्ज़ाम्पल भी कर बताई थी सोडियम क्लोराइड की, प्रॉपर 3 रूल्स की बेस पर। उसके बाद मैंने आपको शायद होमवर्क भी दिया था, यकीनन आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। एक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड की दी थी और दूसरी जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी थी वो एलुमिनियम क्लोराइड की थी। यकीनन वो आपने प्रॉपर डायग्राम्स के साथ प्रॉपर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर उसे कंप्लीट कर लिया होगा। बेटा, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने पेज नंबर 6 पर आएँ और उसका जो लास्ट पैराग्राफ है उस सारे पैराग्राफ को अच्छी तरह थॉरली रीड करें। रीड करके आपको वो तीनों रूल्स जो मैंने बताए थे वो इस पैराग्राफ में समझ आ जाएंगे, लेकिन आपने ये पैराग्राफ याद नहीं करना। तो बेटा, लास्ट में जो हमने टॉपिक उसके बाद डिस्कस किया था वो था वैलेंसी का टॉपिक। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? वैलेंसी। तो बेटा, आज आप वाइट बोर्ड पर देखें अगर तो आपको नज़र आएगा कि आज हमने वैलेंसी से आगे उसकी एक टाइप डिस्कस करनी है विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। तो आज हमारा टॉपिक वेरिएबल वैलेंसी से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये पता है कि वेरिएबल का क्या मीनिंग है, दैट्स गुड, एल्स वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। यानी वैलेंसी से मुराद के एक से ज़्यादा वैलेंसीज अगर होंगी उन्हें हम वेरिएबल कहेंगे। जैसे आपने कल पढ़ा था कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी वैलेंसी 1+ है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, उसकी वैलेंसी 1- है। इसी तरह कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने अंदर एक से ज़्यादा वैलेंसीज रखते हैं, दे आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपाउंड क्या चीज़ है, तो बेटा थोड़ी देर बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इसके बाद वो है ही कंपाउंड का। फिल वक्त आप इसको मॉलिक्यूल कह लें ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैंने एक मॉलिक्यूलर एग्ज़ाम्पल ली है, एग्ज़ाम्पल का नाम है फेरस सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस। ये इसको पढ़ने का तरीका है। अगर मैं इसको सिंपल करूं आपको अगर समझाने के लिए, तो मैं इसमें से 2 रिमूव कर देता हूं, ब्रैकेट रिमूव कर देता हूं और लिख देता हूं FeSO4। आपने यकीनन केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो सल्फेट होते हैं उनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। तो अल्टीमेटम सी बात है, आयरन पे क्या चार्ज आएगा? Fe पे 2 पॉजिटिव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन पे चार्जेस क्यों आए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ कि आयरन का एटॉमिक नंबर कुछ स्पेसिफिक होता है। आयरन अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, फिर ये आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ जब करता है तो सल्फेट ऐसे पड़ा होता है। सल्फेट उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके अपने ऊपर SO4 बनाकर 2 नेगेटिव चार्ज ले आता है। इस तरह ये दोनों मिलकर रहते हैं और ये Fe 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बन जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह ये फेरस सल्फेट बनता है FeSO4। लेकिन इसमें जो वर्ड अभी मैंने फेरस बोला है ये असल में 2 वर्ड है। ये जो आपको Fe लिखा नज़र आ रहा है इसको हम आयरन भी पढ़ते हैं, इसको हम फेरस भी पढ़ते हैं, इसको हम फेरम भी पढ़ते हैं। लेकिन असल में ये तीनों वर्ड पैदा कहाँ से हुए हैं, इनकी जनरेशन कहाँ से हुई है? तो असल में ये तीनों वर्ड पैदा या जनरेट हुए हैं फेरम से। किससे? फेरम से। सॉरी, इधर फेरिक आना है, फेरिक। तो आयरन, फेरस, फेरिक,
Fe को ही कहते हैं, लेकिन ये तीनों जनरेट हुए हैं फेरम से। किस वर्ड से? फेरम से। इसी को मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। तो अगर आप फेरम को गौर से देखें, FERRUM फेरम है। अगर आप इसके UM को रिमूव करके OUS लगा दें तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास फेरस। और अगर आप UM को रिमूव करके IC लगा दें तो ये बन जाएगा आपके पास फेरिक। तो फेरम से जनरेट हुआ फेरस, फेरम से जनरेट हुआ फेरिक। मेरा यकीन है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो फेरस का मतलब है लोअर वैलेंसी और फेरिक का मतलब है हायर वैलेंसी। तो जो फेरम से फेरस बनेगा उसकी वैलेंसी 2+ होगी, जबकि फेरिक की वैलेंसी 3+ होगी। तो ये असल में एक एग्जांपल है वेरिएबल वैलेंसी। अब आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये तो बता दिया कि FeSO4 में इधर Fe क्या कंसीडर होगा, इधर Fe फेरस कंसीडर होगा। तो अब ये आपका होमवर्क है, आपने ख़ुद देखना है कि कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे फेरिक यूज़ हुआ है। यकीनन आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको ये ना मिले तो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करिएगा। तो ये बेटा आपका एक टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी का। अब आप अगर अपनी बुक के पेज नंबर 7 पर आ जाएं तो पेज नंबर 7 पर आपको एक टेबल बना हुआ नज़र आएगा। उस टेबल के नीचे जो पैराग्राफ है, असल में ये सारी बात मैंने इस पैराग्राफ से की है। तो बेटा डेफिनेशन लगा लीजिए। क्वेश्चन है डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी। इसका आंसर है सम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, दैट इज़ दे आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 2। उसकी वैलेंसी क्या होती है? 2। इन फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3। आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। अगर आपने समझना है जो भी मैंने सारा समझाया है तो इसकी नेक्स्ट 3 लाइंस में यही लिखा है, क्या कि द लैटिन और ग्रीक नेम फ्रॉम द एलिमेंट फेरम इज़ मॉडिफाइड। इसकी मॉडिफिकेशन की गई है और इसके एंड पे OUS लगा दिया, यानी लोअर वैलेंसी विच इज़ कॉल्ड फेरस, और वो कितनी होती है? 2+। इसी तरह अगर इसके एंड पे IC लगा दें तो ये बन जाएगा फेरिक, और वो कितनी होती है? 3+। बेटा ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन अभी कवर हुआ है। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि कंपाउंड का टॉपिक है। वैसे तो मैं कंपाउंड के बारे में काफ़ी हद तक लिख चुका हूँ, लेकिन मैं इसको मज़ीद इलेबोरेट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बेटा कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड असल में कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का और एलिमेंट का। लेकिन जब ये एटम या एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो बनाते वक्त इनकी हमेशा जो रेशो होती है वो फिक्स्ड होती है और इनका मैस भी क्या होता है? फिक्स्ड, यानी फिक्स रेशो बाय मैस। फिक्स रेशो बाय मैस। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको एग्जांपल समझ आ गई तो आपको डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 है। अब मुझे और आप हम दोनों को पता है कि कार्बन का मैस जो होता है वो होता है 12, जबकि ऑक्सीजन का मैस क्या होता है? 16। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन की बात करनी है। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ऑक्सीजन को आपस में ऐड कर देंगे तो कार्बन का मैस बन जाएगा 12, और O2 को समझने के लिए मैं फिल वक्त यहाँ पे लिख देता हूँ 32। ये मैंने इनके फाइंड कर लिए एटॉमिक मैस या मैस। अब मैंने इनकी निकालनी है रेशो। रेशो का मतलब आप रेशो को 2 तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो इस तरह कॉलन लगाकर या फिर स्लैश लगा के, जैसे आप डिवीजन के लिए लगाते हैं। असल में रेशो का मतलब डिवीजन ही होता है। तो असल में आपने इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे पे करना क्या है? डिवाइड करना है। तो जब आप 12 को डिवाइड करेंगे 32 पे तो आपने कुछ सेम टेबल पढ़ना है, जैसे 4 के टेबल पे इजीली डिवाइड होता है। 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। तो इसकी रेशो आती है 3/8, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:8। तो इसमें 3 जो है वो असल में कार्बन है और 8 जो है वो क्या चीज़ है? ऑक्सीजन। यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जितनी मर्ज़ी ले लें, लेकिन उसकी रेशो हमेशा फिक्स रहेगी। वो कितनी होगी? 3:8।
अगर ये एग्ज़ाम्पल आपके लिए मुश्किल थी तो इससे भी एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है, ये आपने नोट कर ली होगी यकीनन। मैं इससे भी सिंपल एग्ज़ाम्पल आपको लिख कर देता हूँ। आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए वाटर की। वाटर का फार्मूला H2O है। H2O में अब आपको पता है हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, तो हाइड्रोजन आ जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है, तो 1 का मैस कितना है 16, तो ये 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16। तो आपके पास जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, इसका मैस कंसीडर होगा 2 और ऑक्सीजन का कंसीडर होगा 16। अब आप क्या करेंगे, इसकी रेशो निकालेंगे, तो 2 को डिवाइड करेंगे 16 पे। आपको पता है 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो आपके पास आंसर आएगा 1/8। यानी आप कहेंगे कि वाटर जो है एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, और कंपाउंड होने के साथ वो एटम या एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें फिक्स्ड रेशो बाय मैस अवेलेबल है। तो वाटर की फिक्स रेशो बाय मैस क्या है, 1:8। अब आप इसकी डेफिनेशन पर अगर आएँ तो आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पे फर्स्ट 2 लाइन इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड की। कहता है कि कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है आपको मैंने कल भी बताया था, इट इज़ अ प्योर पीस ऑफ मैटर। ठीक है, तो कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मैस। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लगा लीजिए। इसी पैराग्राफ की अगर आप 3 से 4 लाइन स्किप करें तो उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल लिखा नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, जब एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। केमिकली इन अ फिक्स रेशो ऑफ 12:32 और 3:8 बाय मैस। उसने प्रॉपर निकाल के बता दिया, मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया। एक एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की है। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल आपके पास है वो है वाटर की। कहते हैं कि वाटर इज़ अ कंपाउंड, वाटर एक कंपाउंड है फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशो बाय मैस विच इज़ 1:8। तो मैंने अभी आपके सामने वाटर की रेशो निकाली है। थोड़े स्टेप्स मैंने डिफरेंट किए हैं लेकिन यकीनन आपको ये समझ आ गई होगी। बेटा इसमें बाकी जो रीडिंग है वो आपने प्रॉपरली खुद कर लेनी है, एल्स ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट कंपाउंड। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख के कोई सी एक एग्जांपल लिखेंगे। बेटा कंपाउंड में अगर फर्दर मैं एक और बात ऐड करूं तो कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया है, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन की गई है 2 जगह। एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। मैंने कंपाउंड लिखा नहीं है लेकिन आप खुद सुन लीजिए। एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का एक और नाम भी है, आयनिक कंपाउंड को फार्मूला मैस कहते हैं और कोवलेंट कंपाउंड को मोलेकुलर मैस कहते हैं। ये 2 नाम हैं, आपने इन्हें याद रखना है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूँ। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये आपने याद रखना है अपनी आसानी के लिए कि आयनिक वर्ड जब भी केमिस्ट्री में कहीं पर भी यूज़ हो तो इसका मतलब है यहाँ पर बात हो रही है आइंस की। और आइंस याद रखिएगा 2 ही तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आइन और दूसरा होता है नेगेटिव आइन। यानी अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल हैं और उसकी वजह से वो कंपाउंड बना हुआ है मिक्स होकर, तो आप उसको आयोनिक कंपाउंड का नाम देंगे और या फिर आप उसको फार्मूला मैस कहेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हम इसको 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। अब ये एक बहुत ही लंबी फॉर्म, एक लंबा सेंटेंस है लेकिन इसको आपने समझना है। 3 डायमेंशनल क्या चीज़ है? 3 डायमेंशनल शेप है। जैसे अभी आप जिस दुनिया में हैं तो आपकी दुनिया 2D है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। अगर आप इस वाइट बोर्ड की एग्जांपल ले लें तो आपको नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इसी तरह अगर आप दीवार की बात करें, आप अपने घर की दीवार ले लें, एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है। तो ये सारी चीज़ें 2D 2 डायमेंशनल होती हैं। हत्ता कि ये आप टेबल देख लें आपको समझ आ जाएगी कि ये टेबल का y एक्सिस है, ये जो ऊपर जा रहा है, जबकि ये टेबल का x एक्सिस है जो ऐसे आ रहा है। इट इज़ कॉल्ड 2 डायमेंशनल। लेकिन 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
एक और एक्स होता है, इसे कहते हैं जी एक्सिस। ये जी एक्सिस जो है ये दुनिया में अवेलेबल नहीं है, ये आपको वीडियो गेम्स में नज़र आएगा, 3D गेम्स हम जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए ऐसे मार्कर की टिप को रखेंगे और हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जी एक्सिस ये बाहर की तरफ है, आपकी तरफ, आप इसको अपनी तरफ समझें। तो जो आपके पास 3 डायमेंशनल होती है चीज़, जो भी कंपाउंड होगा उसकी एक शेप होगी, और वो शेप हमेशा क्या होती है, क्रिस्टल। तो असल में शेप को हम क्रिस्टल कहेंगे। और लैटिस का मतलब होता है एनर्जी। अब अगर आप इसकी टर्म्स को ऐड करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 डायमेंशनल शेप होगी जिसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी, जिसमें एनर्जी क्या हुई होगी, स्टोर। मैं इसके साथ एक एग्जांपल देकर इसकी बात को वाइंड अप करता हूँ। आप आयोनिक कंपाउंड में एग्जांपल ले लें सोडियम क्लोराइड की, NaCl। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपको बनाकर बता देता हूँ, 3D स्ट्रक्चर। ये ऐसे आप एक क्रिस्टल लेंगे, ये आप इसके ऊपर दूसरा क्रिस्टल लेंगे, और इन दोनों क्रिस्टल्स के पैचेस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा एक शेप बन गया है। ये एक शेप जो बनी है ये क्रिस्टल शेप है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या स्टोर हुई होगी, एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, लैटिस। बेटा इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड की बात है या मोलेकुलर मास की बात है। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं आपने याद रखना है, इनको हम कहते हैं कि ये पार्शल चार्जेस होते हैं। पार्शल चार्जेस का मतलब होता है हाफ चार्ज। जैसे आपने आयनिक कंपाउंड में देखा तो उसमें कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, जबकि पार्शल चार्जेस से मुराद कि एक साइन होता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ऐसे ये आधा पॉजिटिव होगा और आधा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। इसमें बेटा कई बातें ऐसी हैं जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में नहीं लिखी हुई। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लें अपने पास, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी रीडिंग ज़रा आप सुन लीजिए। पेज नंबर 8 के ऊपर टॉप पे है कि कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक कंपाउंड एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मोलेकुलर फॉर्म, यानी ये अपनी मर्जी से पाए नहीं जाते, ये आज़ादाना नहीं होते। दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस इन विच ईच आइन इज सराउंड बाय ऑपोजिट चार्ज। यानी वो कहता है कि आयनिक कंपाउंड में ऑपोजिट चार्ज होगा। ऑपोजिट से मुराद कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। अगर मैं ये बनाकर बताऊं तो यूं कि अगर सोडियम पॉजिटिव है तो इसके सराउंड में जो ऑपोजिट है क्लोरीन, वो क्या होगा, नेगेटिव। These oppositely charged ion attach each other by very strongly forces. As a result, ionic compound has high melting and boiling point. अभी मैंने आपको बताया कि इनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। यकीनन आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पता होगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि दीज कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स, और उसकी उन्होंने एग्जांपल भी लिखी हुई है, NaCl, KBr, CuSO4। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट। इसके बाद द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मोलेकुलर फॉर्म, यानी जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है वो मोलेकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला। उसकी एग्जांपल में वाटर है, HCl है। मैं इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूँ। आप इसकी एग्जांपल में अगर HCl ले लेते हैं तो HCl को लिखने का तरीका ये होगा, इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज होगा जबकि इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, लेकिन जब हम इसको ओपन करके कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में लिखते हैं तो हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं जबकि ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेटा इसके साथ हमारा कंपाउंड का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ एडअप है वो है मिक्सचर्स का। बेटा इसी पेज पर आपको मिक्सचर का जो टॉपिक है वो नज़र आ रहा होगा। मिक्सचर्स के बारे में ये कहा जाता है कि मिक्सचर कभी भी फिक्स कंपोजिशन बाय मास नहीं होते। इसकी एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बाउल है, उस बाउल में आप रेत ले लें, उस रेत के अंदर आप आयरन नेल्स डाल दें। अब ना तो आप रेत को काउंट करेंगे आपने कितनी ली है, 1 किलो ली है, 2 किलो ली है, ना ही आप आयरन नेल्स को काउंट करेंगे। आप उनको अपनी मर्ज़ी से मिक्स कर दीजिए सही तरह। उनकी अमाउंट आप अपनी मर्ज़ी से रखें, जितनी मर्ज़ी आप रखें।
जब आप उसके ऊपर से मैग्नेट को पास आउट करते हैं तो क्या होता है, जितनी भी नेल्स हैं वो सारी की सारी मैग्नेट के साथ अटैच हो जाती हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसके अंदर हमने ये देखा कि जब आयरन नेल्स सेपरेट होती हैं तो उनका कोई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन नहीं होता उस बाउल के अंदर मौजूद रेत के अंदर। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है मिक्सचर की। तो मिक्सचर के बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि मिक्सचर कभी भी अपनी रेशो के हिसाब से फिक्स्ड यानी फिक्स्ड रेशो बाय मैस नहीं होते, कभी भी अपनी रेशो में फिक्स्ड नहीं होते। अगर हम बात मिक्सचर की टाइप्स की करें तो ये आप याद रखिए कि मिक्सचर की जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब इधर होमो का मतलब क्या है ये आपने याद रखना है। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो होमोजीनस मिक्सचर का मतलब जिसमें आपके मिक्सचर की अमाउंट सेम होगी, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब है जिसमें अमाउंट या कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। आप इसकी एग्जांपल यूँ भी ले सकते हैं, जैसे आप क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं तो आप सब ने एक होमोजीनस यूनिफॉर्म पहना होता है, यानी सेम यूनिफॉर्म वाइट कलर में। ये गुड एग्जांपल है और यूनिफॉर्म का वर्ड थ्योरी में भी यूज़ हुआ हुआ है। तो बेटा पेज नंबर 8 पर आप आ जाइए, मिक्सचर का टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो बाय मैस, इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो आपको दो टर्म्स डिफरेंट नज़र आएंगी। आपने जब कंपाउंड पढ़ा था तो आपने वहाँ पे वर्ड केमिकली पढ़ा था, जबकि मिक्सचर में आपने वर्ड फिजिकली पढ़ा है। इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास वाटर है H2O, ग्लास में पानी है, तो पानी जो H2O है आप उसमें हाथ डाल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो केमिकली तौर पे आपस में मिक्स हुए हैं। जबकि आप मिक्सचर की बात करते हैं तो मैंने आपको एग्जांपल रेत और नेल की दी, आयरन नेल्स की, सैंड और आयरन नेल्स की, तो आप उनको फिज़िकली तौर पे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आप पहले मिक्सचर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप टाइप्स की हेडिंग देंगे और उसमें आप दो टाइप्स के नाम लिख देंगे। ये आपका मिक्सचर का शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको मिक्सचर की टाइप्स नज़र आएंगी। पहली होमोजेनस मिक्सचर है, उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। मिक्सचर डैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, कंपोजिशन बनावट, यानी जिनकी बनावट सेम होती है थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। इसकी एग्जांपल ने उन्होंने एग्जांपल ली है एयर की। एयर क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन एयर के अंदर दो गैसेस ऐसी हैं जिनको हम काउंट करते हैं, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है वो गैसोलीन है। ठीक है, आप गैसोलीन को पेट्रोल भी कह सकते हैं। फिर आपके पास आइसक्रीम आती है। इसी तरह हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर्स इन विच द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थोरोली, कि वो कभी भी कांस्टेंट या कॉमन नहीं होती। इसके एग्जांपल में आपके पास वुड आ जाती है, इसके पास आपके पास रॉक आ जाती है और सॉइल आ जाती है। बेटा यहाँ तक आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हुए हैं मैं आपको पहले वो लिख देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन आपका कवर हुआ है वो है डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी। जो पहला क्वेश्चन हमने किया वो था डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी। उसके बाद हमने किया व्हाट डू यू नो अबाउट कंपाउंड, कि कंपाउंड के बारे में आप क्या जानते हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कि आप उसके कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में क्या जानते हैं। और फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है जो अभी हमने किया कि डिफाइन मिक्सचर, कि मिक्सचर की तारीफ़ करें। और इसी तरह पांचवा सवाल आ जाता है आपके पास डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। बेटा ये बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं, इनको आपने याद कर लेना है। इसके साथ मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी एक करवा रहा हूँ। वो क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर।
आपने कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस लिखना है NE5, ठीक है। अब इसके लिए आपको पेज नंबर 9 पर आना पड़ेगा। पेज नंबर 9 के ऊपर आपको कंपाउंड और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इनकी जो टोटल अमाउंट है वो 7 है। आपने इनमें से कोई सी 5 प्रॉपर्टीज़ याद कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, पहली जो हमारी प्रॉपर्टी कंपाउंड की प्रॉपर्टी है उसकी तरफ। तो कंपाउंड के बारे में लिखा है इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स, कि जब भी एलिमेंट्स के एटम मिलते हैं वो हमेशा कॉम्बिनेशन में कैसे मिलते हैं, केमिकली, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया है। इसी तरह आप बात मिक्सचर की करें तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस, कि जब सब्सटेंसेस सिंपल आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। अब कंपाउंड का सेकंड पॉइंट है, वो कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मुराद कि जो आप चीज़ें लेंगे ऐड करने के लिए, जो रिएक्टेंट्स लेंगे वो क्या होंगे, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खो देंगे। एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और वो प्रॉपरली एक नया सब्सटेंस बना देंगे हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिसकी मुकम्मल तौर पे प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आप H2 लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन असल में गैस है, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप लेते हैं O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है कि हाइड्रोजन गैस है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, ऑक्सीजन गैस है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये ऐड होने के बाद बनाएंगे वाटर। वाटर का फॉर्मूला 2H2 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके पीछे 2 लगा देंगे। अब हमें क्या नज़र आता है कि जब दो गैसेस ऐड हो रही हैं केमिकली तौर पे, तो ये मिलकर आखिर पे जो आपके पास एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्ट बनाती है, ये प्रोडक्ट अब किस फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट अब लिक्विड फॉर्म में है। तो हमें क्या नज़र आता है, हमें ये नज़र आता है कि जब भी कंपाउंड आपस में एक दूसरे के ऐड होते हैं तो वो इंटायरली तौर पे कोई डिफरेंट चीज़ बना देते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ उसके पहले सब्सटेंसेस से इंटायरली तौर पे क्या होती है, डिफरेंट होती है। जबकि मिक्सचर के बारे में क्या है, मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि मिक्सचर हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ही प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, वो चेंज नहीं होते। जैसे आपने बाउल लिया, उसमें सैंड ली, उसमें आयरन नेल्स लिए, सैंड सैंड ही रहेगी और आयरन नेल्स ही रहेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होंगी। फिर कंपाउंड का थर्ड पॉइंट है कि कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। ये तो इसकी डेफिनेशन है, यकीनन ये आपको समझ आ गई है। सेम लाइक दैट फॉर मिक्सचर, कि मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, कि कंपाउंड के कंपोनेंट फिजिकली तौर पे सेपरेट नहीं हो सकते। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आपके पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर, बीकर नहीं एक ग्लास है, उस ग्लास में आपने वाटर लिया हुआ है, पानी का फॉर्मूला H2O है। अब आप फिज़िकली तौर पे वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी भी सूरत पर सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में सेपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप मिक्सचर की बात करें तो कहता है द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस या फिजिकल मेथड, कि अगर मिक्सचर है तो वो फिजिकली तौर पे सेपरेट हो सकता है। वही एग्जांपल, आपने सैंड ली है, आयरन नेल्स ली हुई हैं, आप आयरन नेल को ईजिली फिजिकली तौर पे उसमें से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, कि जिस तरह वाटर है तो वाटर एक कंपाउंड है, तो आप देख सकते हैं मैंने उसको वाटर को एक केमिकल फार्मूला से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया। जबकि मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि द कंपोनेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, क्योंकि रेत में आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं, आप कोई दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, तो इस वजह से हमें ये पता है कि उसके अंदर किसी भी वजह से हम उसका केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते। नेक्स्ट वन ये है कि कंपाउंड्स हैव होमोजीनस कंपोजिशन, कि कंपाउंड हमेशा होमोजीनस होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। जबकि मिक्सचर ऐसा नहीं है। हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ होमोजीनस एंड द सेकेंड वन इज़ हेट्रोजीनस। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज़ कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, कि इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड का मतलब कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप बात वाटर की ही करें तो हमें पता है कि वाटर का, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो आपके पास 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हो के बॉइलिंग पॉइंट हो, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी जो होंगे वो अपनी फ़िक्स कंसनट्रेशन में होंगे। जबकि मिक्सचर के बारे में क्या लिखा है, मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, कि ना तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं और ना ही वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में केमिस्ट्री में हमने लिटरली जो पढ़ा वो ये था कि हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए, उसके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाया। आपने घर पे ये तमाम तर मटेरियल राइट डाउन करना है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इससे रेलिवेंट आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।